पिछले 3.5 साल में यूके में मैंने जितने पैसे कमाए, ये उस रकम से 5 गुना ज़्यादा है जो पिछले 13.5 साल में मैंने पाकिस्तान में रह के कमाए, ऑलमोस्ट यही काम करके। 2025 मेरे लिए गेम चेंजिंग ईयर साबित हुआ क्योंकि इसी में मुझे एक प्रमोशन मिला जिसकी वजह से मेरी इनकम में काफ़ी बड़ा बूस्ट आया और जो यूके की नेशनल एवरेज इनकम है मैं उससे ऊपर आ गया। और 4 साल में पहली मर्तबा मैंने पैसे सेव करना शुरू किए। अब इन सेविंग्स की वजह से क्या हुआ कि मेरे पास कुशन आ गया। मैं महीने में 2-3 आउटिंग्स कर लेता हूँ, फैमिली के साथ बाहर खाना खाने चला जाता हूँ। अक्सर वीकेंड पे हम कहीं निकल जाते हैं, कभी वेल्स, कभी नॉर्थ में इंग्लैंड में। तो यूके की बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर कर ली हैं। साथ ही में मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड अपना जमा कर लिया है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो पैसे बचे थे उससे फिर कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर प्रॉफिट भी आना शुरू हुआ है। और इन सेविंग्स की वजह से 4 साल में पहली मर्तबा 2025 में ही मैंने पाकिस्तान का ट्रिप भी लगाया। सो एक एनुअल वेकेशन भी होगी फैमिली के साथ। अब इन सब बातों का क्या ये मतलब है कि आई एम लिविंग द यूके ड्रीम? बजाय मैं इसका जवाब डायरेक्टली दूं, मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगा अब तक की, और आप खुद जज कर सकते हैं कि वेदर आई एम लिविंग द यूके ड्रीम और नॉट। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स की बात करूंगा तो वो बहुत मिसलीडिंग होगा, क्योंकि वो जो है तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। चैलेंजेस की बात करना भी ज़रूरी है। तो मैं यूके आया था सितंबर 2021 में। तो जो चैप्टर 1 था वो था स्टडिंग एज ए स्टूडेंट और फिर वर्किंग पार्ट टाइम, और मैं बहुत थोड़े पैसे लेकर आया था। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी तरह कोई बहुत थोड़े पैसे लेकर आता है तो वो पार्ट टाइम काम करके अपनी फ़ीस भी पे करे, किराया भी पे करे, ये तकरीबन नामुमकिन है। और शायद एक ऐसा महीना था जिसमें मैंने कोई 1000-1100 पाउंड कमाए थे, विच इज़ नॉट इनफ। तो अगर तो आप लीगल 20 आवर्स काम करते हैं तो आप इतने पैसे नहीं कमा सकते कि आप अपनी फ़ीस भी निकाल लें और आप अपना किराया भी दे दें। चाहे आप शेयरिंग में रहें, जहाँ भी रहें, आपको पैसे कम पड़ेंगे, स्पेशली फ़ीस तो आप नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, अगर आप इसको एक्सीड करते हैं 20 आवर्स की लिमिट को, तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मेरे क्लोज़ फ्रेंड में से भी ऐसे हैं जिनके साथ ये हुआ है कि जिनको डिपोर्ट कर दिया गया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको एक बार डिपोर्ट किया गया क्योंकि उन्होंने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया, तो वो कभी वापस नहीं आ पाए। ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत था कि एक मैं स्कॉलरशिप पे आया था जिसकी वजह से मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरी माफ़ थी, मुझे फ़ीस पे नहीं करनी थी। तो मेरे पे प्रेशर नहीं था। जो थोड़े बहुत पैसे थे उसमें से ही मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़े, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड भी था जिसकी वजह से मेरा किराया पूरा निकल आता था महीने का। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट अपने स्पाउसेस के साथ आ रहे थे। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 की, तो उसमें ये होता था कि अगर स्टूडेंट पढ़ रही है तो हस्बैंड उसका फुल टाइम काम कर रहा है, जो कि अलाउड होता है, लीगल है। या अगर बंदा जो है स्टूडेंट है तो वाइफ फुल टाइम काम कर रही है। तो ऐसा करने से दो लोग, दो तो नहीं कहेंगे, 1.5 लोग ही कहेंगे, क्योंकि एक पार्ट टाइम कर रहा है 20 आवर्स जो स्टूडेंट है, और डिपेंडेंट जो है वो हस्बैंड हो या वाइफ, वो फुल टाइम कर रहा है। ऐसा करने से मैनेज हो सकता है। तो लेकिन अब क्योंकि इन्होंने रूल्स बहुत सख्त कर दिए हैं, स्पाउस को लाना मुश्किल कर दिया है, बल्कि तकरीबन ख़त्म ही कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहा। सो अगला चैप्टर लाइफ का जो यहाँ पर है वो है फिर जॉब हंट। यानी जब आप ग्रेजुएशन के करीब हैं तो आप जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, और क्योंकि बहुत कंपेटिटिव मार्केट है। और ऐसी जॉब मिलना जो आपको स्पॉन्सर भी कर दे स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, उसके चांसेस तो और भी ज़्यादा कम है। मैं अपनी भी बात कर लूँ तो मैंने कोई 50-60 जगहों पे मैंने अप्लाई किया था, जिसमें से कोई 5-6 जगहों से मुझे इंटरव्यू कॉल्स आई थी, जिसमें से मेरे ख्याल में 2-3 ऐसे थे जहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे तक गया और फाइनली मुझे एक जॉब मिल गई। लेकिन वहाँ भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ जॉब ऑफ़र की थी। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इकॉनमी के हालात इतने बुरे नहीं थे जो इस वक्त चल रहे हैं। और बावजूद इसके कि मेरी सीवी बहुत हैवी थी, मसलन मेरे पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप थी, चीवनिंग स्कॉलरशिप थी, मार्ज डीन फेलोशिप थी, और मेरा एम ए डिस्टिंक्शन के ऊपर था। और मैं पाकिस्तान से तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेकर आया था, जो कि फाइनेंशियल न्यूज़ रिपोर्टिंग के अंदर था, यानी मेरी अपनी फील्ड के अंदर था। उसके बावजूद जॉब मिलना इतना मुश्किल था। और अपने अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे सर्कल में कुछ दोस्तों से मिला, उनके दोस्तों से मिला हूँ, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो यूके सिटीजन्स हैं। कोई 15 साल पहले आया था, कोई 20 साल पहले। तो इस वक्त इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो अगर कोई इस वक्त आना चाह रहा है तो ये जहन में रख के आए कि जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ऐसी जॉब मिलना जिसमें आपको स्पॉन्सर भी मिल जाए वो और भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर अगला चैप्टर आता है जी, जॉब स्टार्ट हो जाती है तो इनिशियल स्ट्रगल। आपकी कोई भी फील्ड हो, आप अगर पाकिस्तान से, इंडिया या बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर केसेस में होता है कि यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, और यहाँ का जो टारगेट ड्रिवन वर्क एनवायरनमेंट है जिसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन फिर प्रेशर भी बहुत है, एडजस्ट करना आसान नहीं है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया शुरू में, मेरा प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ था। तो एक तो स्पॉन्सर नहीं किया गया मुझे, फिर जब मैंने अपना प्रोबेशन नहीं क्लियर किया तो ज़ाहिर है फिर ये काम और लटक गया। लेकिन इवेंचुअली जब चीज़ें समझ आना शुरू हुई, वो स्ट्रगल वाला फेस निकल गया, तो फिर मैं स्पॉन्सर भी ले लिया, मेरी जॉब भी परमानेंट हो गई। लेकिन जब तक ये परमानेंट नहीं हुई थी उसकी वजह से बहुत प्रेशर था।
और ये बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, आप प्रोबेशन पे हो या अगर आप स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे घर किराए पे लेना मुश्किल होता है। मेरे केस में तो इतने हालात ख़राब हो गए थे मेरे कि जो है मैंने ऑलमोस्ट पैकअप कर लिया था। वाइफ मेरी जो है वो टिकट्स देख रही थी पाकिस्तान के कि बस वापस चलें, क्योंकि मुझे प्रोबेशन क्लियर होती नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ पे किराए पे मकान नहीं मिल रहा था और सेविंग्स थी नहीं हमारे पास। तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल डिसीजन था, मैंने अपनी लाइफ में शायद कभी इतनी स्ट्रेस ना ली हो। उसके बाद ये अगला चैप्टर आ जाता है फैमिली रीलोकेशन, जो कि बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। मैं यहाँ से कमा रहा था तो खर्च कर रहा था, पाकिस्तान से अगर मैं ये करता तो शायद मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि फ़ैमिली को पहले वीज़ा पे डिपेंडेंट यहाँ बुलाना, उस पे पैसे लगे, उसके बाद उनको स्टूडेंट वीज़ा से ग्रेजुएट डिपेंडेंट पे कन्वर्ट करना, उस पे फिर पैसे लगे। ये तकरीबन इन 2 प्रोसेसेस के अंदर कोई तकरीबन मेरे आप कह लें कि कोई 8-10 हज़ार पाउंड लग गए, पाकिस्तानी 35 लाख रुपए। उसके बाद जब मैं स्किल वर्कर पे गया तो मेरी कंपनी जो है उसने मुझे स्पॉन्सर किया, फ़ैमिली को नहीं किया, तो उसके लिए फिर मुझे मज़ीद उनको ग्रेजुएट डिपेंडेंट से स्किल वर्कर डिपेंडेंट पे ले जाने के लिए फिर कोई 15,000 पाउंड्स खर्च करने पड़े, जो कि पाकिस्तानी आप कह लें तकरीबन को 50 लाख बनते हैं। तो ये टोटल कोई 85 लाख का ख़र्चा होगा 25,000 पाउंड के आसपास, जिसमें से आधी रकम मुझे उधार उठानी पड़ी, जो कि फिर 6 महीने बाद तक मैं उसको उधार को उतारता ही रहा। तो ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। जिसके पास पैसे नहीं है, यहाँ आने के बाद भी जो आप कमाएंगे, तो जहन में रखें इतने पैसे, मेरी 4 की फैमिली, अगर फैमिली छोटी होगी तो शायद थोड़ा एक्सपेंस कम हो जाए, सिंगल बंदा है तो और कम हो जाएगा। लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि अगर कोई फैमिली रिलोकेट कराता है और अगर आप सिंगल भी हैं तो भी ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि वीज़ा की फ़ीस देना, हेल्थ सरचार्ज पे करना, और अगर आप 4 साल का पे कर रहे हैं तो 4 साल के पैसे देना एडवांस में, ये बहुत ज़्यादा। यानी आप ये समझ लें कि मैंने जो आके पिछले 2.5-3 साल में जितना पैसा कमाया था वो सारा का सारा वापस इमिग्रेशन के चार्जेस में चला गया, और उसी से फिर मैंने उधार भी उतारा, उसी से वीज़ा फ़ीस वगैरह भी पे की, तो सेव कुछ नहीं किया। यही वजह है कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि 2025 गेम चेंजिंग ईयर इसलिए था कि चौथे साल में जाकर थोड़े बहुत पैसे सेव करना शुरू किए, उसमें भी पार्टली सपोर्टेड माय वाइफ, जिन्होंने काम शुरू किया तो साथ में उससे भी सपोर्ट मिल गई। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जिस तरह की मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, इनकम में इजाफा हुआ है, उस लिहाज से मैं मुतमईन हूँ, मुझे ये फ़ैसला बेहतर लगता है। लेकिन हर बड़े फ़ैसले के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, यानी एक मनफी पहलू भी होता है और एक मस्बत पहलू भी होता है। पहले अगर हम कॉन्स की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़, सबसे बड़ा जो आपका कह लें नेगेटिव फैक्टर है वो यहाँ का जो इनकम टैक्स रेट है। यहाँ इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि यहाँ से कुछ गोरे भी भाग रहे हैं अब दूसरे मुल्कों में, क्योंकि आप बचा नहीं पाते। जब आपको इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है अपफ्रंट, तो आपके हाथ में जो सैलरी आती है ऑलरेडी, तकरीबन आप कह लें कि ज़्यादातर केसेस में आधी सैलरी तो आपकी निकल ही जाती है टैक्सेस में, जो नेशनल लेवल के टैक्सेस हैं, फिर काउंसिल टैक्स यानी लोकल लेवल के टैक्सेस हैं, ज़्यादा बचता नहीं है। इसी तरह दूसरा जो यहाँ पे बड़ी डाउन साइड है वो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पर इतनी लंबी लंबी क्यूज़ हैं, बच्चों के लिए बेहतर हैं, मिल जाते हैं अपॉइंटमेंट्स, A&E भी ठीक ही है, टाइम बहुत लगता है 4-5 घंटे, लेकिन एक्सीडेंट इमरजेंसी में आप जाएँ तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर आपका कोई प्रोसीजर होना है, यानी आपकी कोई सर्जरी या ट्रीटमेंट होनी है हॉस्पिटल में, उसकी क्यूज़ बहुत लंबी है, महीनों का इंतज़ार है, किसी किसी को साल से भी ज़्यादा लग जाता है। ये बहुत बड़ी डाउन साइड है। फिर वेदर यहाँ का, ऑब्वियसली लोग कनाडा की बात करते हैं, लेकिन यूके का भी वेदर कोई इतना आसान नहीं है, स्पेशली अगर कोई कराची से या वार्म कंट्री से आया हुआ है या वार्म सिटी से आया हुआ है तो इतना आसान नहीं है। सालों बाद भी आपको लगता है आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे। और फिर यहाँ से इस वक्त जो टाइम चल रहा है, स्पेशली अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक, बहुत डिप्रेसिंग वेदर होता है। इट कैन हैव अ वेरी सीरियस इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। मसलन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लेना बहुत ही मुश्किल काम है, काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। थ्योरी तो फिर भी आपको चंद हफ्तों में या महीने 1.5 महीने में मिल ही जाता है, मुझे तो मिल गया था, अक्सर लोगों को मिल जाता है। लेकिन जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, जो कि नेक्स्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज लाइसेंस से पहले, उसके लिए डेट मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली आपके नियरेस्ट टेस्ट सेंटर में। और लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं, बहुत से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, मिलता ही नहीं है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। सुबह 5-5 बजे उठ के लोग लगे होते हैं लाइन में कि किसी तरह मुझे जल्दी का अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ये आपकी जो एक लिबर्टी और फ्रीडम है टू मूव अराउंड यूके, जैसे मेरे पास फुल लाइसेंस है ऑटोमेटिक, तो मैं घूम रहा होता हूँ पूरे यूके में। लेकिन मेरी स्पाउस, मेरी वाइफ नहीं कर सकती, उसके पास इस वक्त जो है वो थ्योरी तो उसकी क्लियर है, उसको अभी ड्राइविंग की डेट नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा इशू है यहाँ पर। तो ये इतनी बेसिक सी चीज़ है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना, और उसके ऊपर इतनी लंबी क्यूज़, इतना मुश्किल प्रोसेस, और फिर ज़ाहिर है आपकी जो मोबिलिटी है, आपकी जो लिबर्टी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव करनी है, कहीं कंट्री को एक्सप्लोर करना, ये एक बहुत बड़ी डाउन साइड है। लेकिन सिर्फ कॉन्स ही नहीं है, ऑब्वियसली प्रोज भी हैं, मस्बत पहलू भी हैं। मसलन मैंने शुरू में जिक्र किया, टैक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर टैक्स देने के बाद हेल्थ केयर फ्री हो जाती है,
एजुकेशन बच्चों की फ़्री हो जाती है, पार्क्स आपको एक्सेस मिलती है फ्री। यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आप पुलिस के पास जाते हुए डरेंगे नहीं। कोर्ट में कभी कोई आपका डिस्प्यूट चला गया, केस चलेगा, आपको पता आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बड़ा ये आप कह लें प्लस पॉइंट है, जिसके से अक्सर लोग लिखते हैं। फिर ये लिबर्टी और फ्रीडम, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनकी बसेस, ट्रेन्स महंगे आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। स्पेशली लंदन का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर यहाँ की बसेस ज़बरदस्त हैं। हाँ, कहीं कहीं जो यहाँ रहते हैं, इनफैक्ट मुझे भी 4 साल हो गए, तो मुझे भी कभी कभी इरिटेशन होती है, कभी कभी सर्विसेज में मुझे लगता है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह बारिश हो गई तो सड़कों में पानी नहीं खड़ा होता, गटर लाइनें नहीं चौक हो रही होती, रोड इतने टूटे फूटे नहीं हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन पर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, सॉरी टेल्स और हैप्पी टेल्स, जिसमें मैंने वेदर की बात की है, पार्क्स की बात की है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की है। जैसे कराची तो रोड रेज के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, कोई एक आधी केस हो जाए तो हो जाए, वरना मेजॉरिटी तमीज़ से चलाती है, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, रूल्स के हिसाब से चलते हैं और बहुत पीसफुल होता है। ड्राइविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आपने आप ऑफिस जाना आना है, उसी में अगर आप पीसफुल नहीं है तो फिर आपका दिन कितना ख़राब होगा ये आपको अंदाज़ा है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आई मीन वेदर आई एम लिविंग अ यूके ड्रीम और नॉट। लेकिन मैंने इस पे कोई क्लियर आंसर इसलिए नहीं दिया, हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, किसी की लाइफ हो सकता है मुझसे बेहतर हो, किसी के चैलेंजेस मुझसे भी ज़्यादा बुरे रहे हों। ओवरऑल मैं तो सिर्फ वे करके देखता हूँ प्रोज़ एंड कॉन्स को। अगर मुझे लगता है मस्बत पहलू ज़्यादा हैं और मनफी जो है वो कम है, तो मुझे लगता है अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो यहाँ पर मैंने शुरू के 3 साल में स्ट्रगल देखी, अगर किसी वजह से मैं दोबारा उस फेस में चला जाता हूँ तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं भाई, पैकअप करो और पाकिस्तान जाओ। इतनी स्ट्रगल करने के लिए ना, इट्स नॉट वर्थ इट। सो हर किसी का अपना डिसीजन है। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी अगर आप यूके आना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग यानी जो हज़ारों और इनफैक्ट लाखों की तादाद में आ गए, तो उनको अंदाज़ा होना चाहिए व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि अगले 3-4 साल आपके लिए कैसे होंगे। बट ओवरऑल जो एक आप कह लें निचोड़ इस वीडियो को ये है कि जितना टाइम आप गुजारते जाएंगे चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती है।